चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्नावली 4.2 के सभी क्वेश्चंस करने। देखते हैं इस क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। पिछली वाली वीडियो में हमने 4.1 के सभी क्वेश्चंस किए थे। आज हमें इसमें पढ़ना है गुणनखंडों द्वारा द्विघातीय समीकरण के हल क्या होते हैं। तो गुणनखंड हम करते कैसे हैं द्विघातीय समीकरण का, और उससे हम हल कैसे प्राप्त करते हैं। हल का मतलब होता है अगर द्विघात समीकरण है तो उसके दो हल निकलते हैं, और वो दो हल दिए गए समीकरण में रखने पर समीकरण का मान शून्य बन जाता है। तो आपके द्विघात समीकरण के हल कहलाते हैं, या द्विघात समीकरण की शून्यक निकालिए या बहुपद के शून्यक निकालिए। शून्यक कहें या हल कहें, बात एक ही होता है। तो आपको ये नहीं घबराना है कि हमें शून्यक निकालना है या हल निकालना है। शून्यक का मतलब भी वही होता है, दिए गए समीकरण को शून्य करना, और इसके हल का भी वही मतलब होता है कि इसके हल जितने भी होंगे, हालांकि द्विघात समीकरण है तो दो हल होंगे, और उन दोनों हलों को दिए गए समीकरण में रखने पर समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड यानी कि शून्य के बराबर आ जाएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे आपको पता है। थोड़ी सी हम एक और बात करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि द्विघात समीकरण आपके पास है तो उसका व्यापक सूत्र क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं ना, आपको भी मालूम होगा। अगर आपके पास द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, क्या व्यापक रूप जो होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू शून्य। देखिए सभी के इस फॉर्म में है ना, राइट हैंड साइड में शून्य है, शून्य है, शून्य शून्य है, और लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी का मान बदल दिया है, और इस जिसके वजह से आपके अनंत हल बनाए जा सकते हैं, अनंत समीकरण बन सकते हैं ना, जब आप ए बी सी का मान बदलेंगे। तो यहाँ देखिए ए का मान 2 किया है, बी का मान -5 किया है, सी का मान 3 किया है, तो आपके ये समीकरण प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए ना, ए का मान इसमें 1 किया है, बी का मान इसमें -3 कर दिया है, और सी का मान -10 रखेंगे तो आपके ये समीकरण प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ भी किया है, ए की जगह पर 3 किया है, बी की जगह पर -2√6 किया है, और सी की जगह पर 2 किया है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आपके पास द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है तो उससे आप अनंत समीकरण बना सकते हैं। तो कुछ नया क्या है, कुछ नया ये है कि जो ए बी सी का मान होते हैं द्विघात समीकरण में, जो भी आपके ए बी सी का मान होते हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक का मतलब वो परिमेय संख्या भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। देखिए यहाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। b का मान इसमें क्या है, जो x का गुणांक है b का मान इसमें -2√6 जो कि आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो b a c का मान जो भी हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, यानी कि वास्तविक संख्याएं हो सकती है। और इसमें एक और है क्या, जो x की घात होगी वो आपकी हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यह है आपका 2x पर -3 और प्लस b पर b प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्या आपकी एक द्विघात समीकरण है। तो आप कहेंगे कि ए बी सी का मान होना चाहिए वास्तविक जो कि है, लेकिन x की घात तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और जो -3 है वो आपकी पूर्णांक संख्या में आती है, इसलिए यह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। याद रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज हमें पढ़ना जो है वो है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। अगर किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसके कितने हल मिलते हैं। द्विघात समीकरण है तो 2 हल मिलेंगे, त्रिघात समीकरण है तो उसके 3 हल मिलेंगे, चतुर्थ घात समीकरण है तो उसके 4 हल मिलेंगे। आपको इतना मालूम है ना। तो हल कैसे करते हैं, अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पर समझाने की अच्छे से कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, बराबर 0 है। हमें इसका हल ज्ञात करना है। तो हल कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी आपका अचर पद होगा, यानी कि x से स्वतंत्र जो भी पद होगा। x से स्वतंत्र कौन है, ये इसमें चर है, इसमें चर है, इसमें चर नहीं है। x से स्वतंत्र आपकी एक चर है, अचर है, जिसका मान है 6। तो इस 6 को हमेशा x² के गुणांक जो होता है उससे गुणा करते हैं। इसमें x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 6 को जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना होगा 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 6 को 2 गुणनखंडों के रूप में ऐसे तोड़ते हैं कि हमेशा बीच वाली संख्या यानी कि x का जो भी गुणांक है वो आ जाए। हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। फिर गुणनखंड को या आप जोड़िए दोनों गुणनखंडों को, या आप घटाइए। 2 ही काम करना है, या जोड़ना है या घटाना है। जोड़ने और घटाने के बाद हमेशा और हमेशा x का गुणांक यानी कि इसमें 5 आना चाहिए। सब में ऐसा करना है।
यहाँ देखिए, अगर मैं 6 को लिखूंगा इसके गुणनखंड के रूप में तो मैं लिख सकता हूँ 1 गुणे 2, यानी कि 1 गुणे 6 लिख सकता हूँ 6 बार में। अगर मैं इसमें 2 से भाग करूंगा तो 3 बार में भाग जाएगा, और 3 से भाग करूंगा तो 2 बार में भाग जाएगा। इसका मतलब जब हम इसे गुणनखंड के रूप में तोड़े तो एक आया 1 गुणे 6, दूसरा आया 2 गुणे 3 और तीसरा आया 3 गुणे 2। ठीक है ना, ये 2 चीज़ आया। पहले वाले को जरा देखिए, 1 गुणे 6 आया है। इन दोनों को जोड़िए या घटाइए, हमें कितना लाना है, 5 लाना है। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ा तो आया है 7, यानी कि 2 गुणनखंडों को जोड़ा तो आया है 7, लेकिन हमें चाहिए क्या, 5। इन दोनों को घटाया है तो आएगा आपका पास -5, लेकिन हमें चाहिए +5, इसलिए ये पहला वाला आपका नहीं होगा। दूसरा वाला देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आ गया 5, यानी कि ये हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, अब घटाने वाला तो हमें चेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जोड़ने से ही आ गया तो घटाने पर चेक क्यों करें। तीसरा वाला देखिए, 3 गुणे 2, इसको भी अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, यानी कि पहले वाला से भी काम दूसरे वाला से भी काम चल सकता है और पहले वाला से भी काम चल सकता है। तो यहाँ एक चीज़ होती है, चाहे आप 2 गुणे 3 लिखो, चाहे आप 3 गुणे 2 लिखो, जब 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल के रूप में आ जाए तो उसके बाद की संख्या को नहीं लिखा जा सकता है। तो 3 गुणे 2 लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा 2 गुणे 3 यानी कि 2 क्रमागत संख्या जब गुणनखंड के रूप में आ जाती है तो उसके आगे वाली संख्या को चेक करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, इस प्रकार 2 और 3 को जब हम गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 5। अब घटाने का झंझट हमारे पास नहीं है और हमें चाहिए क्या, 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² + 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3 को जोड़ा तो आया है 5, और बाहर कितना आया, x + 6 = 0। अब यहाँ देखिए x² प्लस, अब इस x का गुणा 2 में भी कीजिए, 3 में भी कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2x + 3x + 6 = 0। या अब इन दोनों में से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है, x है, तो मैं x को बाहर ले लूँगा तो यहाँ से हो जाएगा x + 2, और इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3 कॉमन है, और 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x + 2 = 0। याद रखिएगा, क्या याद रखना है, हमेशा जो भी आप कॉमन लेंगे तो पहले वाले में जो आएगा वही आपके दूसरे वाले में भी आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही होगा, वरना आप इसके हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का समान आया ना, इसका मतलब हमने सही किया है। तो एक में तो ये 2 मान आया है, तो ये तो यहाँ से हो जाएगा x + 2, इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, और उसके बाद से यह x और ये +3, इसको एक साथ लिखेंगे = 0। ऐसे आपको सब में करना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एक मान आप यहाँ से यदि आप लिखेंगे, यहाँ से यदि x + 2 = 0, तब एक इसका हो जाएगा x = -2, यानी कि इसका एक हल आपने ज्ञात कर लिया। द्विघात समीकरण है, इसके कितने हल निकलेंगे, 2 हल निकलेंगे। एक आपने यहाँ से ज्ञात कर लिया, कब, जब x + 2 आपने 0 के बराबर किया। वाह, अब आप क्या कीजिए, x + 3 को 0 के बराबर कीजिए, तब यहाँ से हो जाएगा x = +3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा -3। इसका मतलब दूसरा आपका जो हल निकला वो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, x = -3। इसलिए जब भी आपके पास द्विघात समीकरण हो, ये सभी चरण करना है, और चरण करने के बाद अंतिम में आपका इसके हल प्राप्त होंगे। हल का मैंने आपसे क्या बताया है, दिए गए हल को समीकरण में रखने पर समीकरण का मान संतुष्ट करेगा, यानी कि -2 भी अगर इस समीकरण में रखेंगे तो उसका मान 0 के बराबर होगा, -3 भी इस समीकरण में रखेंगे तो उसका मान 0 के बराबर होगा। आपको रख के देखना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, अगर मैं -3 का रखूँगा तो -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसमें अगर -3 रखूँगा तो 5 और -3 -15 हो जाएगा, एक में +15 दूसरे में -15, कट के हो जाएगा 0 के बराबर। इस प्रकार आप इसे हल ज्ञात कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस थे, मैंने उससे को उठा लिया है ताकि आपको तो एक बार एग्जाम्पल के क्वेश्चन से भी अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद से प्रश्नावली के क्वेश्चंस हम करेंगे, सभी नहीं करेंगे, मैं प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि टफ है, उसके बाद से आपको ऐसा ही करना है जैसे इन क्वेश्चंस में करेंगे। यहाँ देखिए दिया है 2x² - 5x + 3 = 0। तो हमने आपको क्या बताया है, हमेशा अचर पद का गुणांक, अचर पद का जो भी अचर पद होगा उसको हमेशा गुणा करना है x² का जो गुणांक होगा उससे। तो यहाँ अचर पद है 3 और x² का गुणांक है 2, और 3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि अब हमें क्या करना है, इस 6 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि हमें आना चाहिए क्या, 5। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 लिख सकते हैं 6 को,
और 3 और दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ओके, चलिए हम इसको यहीं पर करते हैं। तो यह हो जाएगा आपका 2x² और माइनस, ठीक है ना। आप चाहे 3x लिखिए या 2x लिखिए, बात एक ही होता है। हमने इसमें क्या किया है, 2 में 3 को जोड़ा है और x + 3 = 0, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2x², अब यहाँ से मैं x का गुणा क्या कर रहा हूँ, 2 में कर रहा हूँ और फिर x का गुणा 3 में कर रहा हूँ और माइनस को साथ में लिख रहा हूँ। तो इसको लिख सकते हैं 2x और -3x, क्यों, क्योंकि जब माइनस कोष्टक के अंदर जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू को भी नेगेटिव कर देता है। और आगे क्या है, +3 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में यार 2x कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x -1। और इन दोनों में क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा x -1 = 0। और यहाँ से हो जाएगा 2x और -3 और यहाँ से हो जाएगा आपका x -1। इस प्रकार इसके दो गुणनखंड निकल गए, 2x - 3 और x -1। तो एक बार आपको क्या करना है कि 2x - 3 = 0 के बराबर करना है। जब इसे करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी कि इसका एक हल निकल गया 3/2। और दूसरे में x -1 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1। इसका मतलब इसके जो दो हल निकले वो एक निकला x बराबर 3/2 और एक निकला 1। इस प्रकार सभी क्वेश्चंस को आपको करने हैं। चलिए हम इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसको करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको जो आपका अचर पद है उसका हमेशा गुणा होगा किसमें, x² के गुणांक में। अचर पद को हमेशा x² के गुणांक से गुणा करते हैं। अचर पद है 2, x² गुणांक है 6। जब 2 में 6 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12। कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। मैं इसको समझाने के लिए यहीं पर कर देता हूँ। यह आपका आएगा अधिकतम 12 आएगा, ठीक है ना। अब इस 12 को आपको दो गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है, ताकि आपको कितना आना चाहिए, x का जो गुणांक है, x का गुणांक इसमें क्या है, -1, यानी कि 1 है, 1 आना चाहिए। तो अब इसे कैसे करेंगे, 12 को दो गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, यानी कि 12 में किस किस से भाग जा सकता है। आपको आना कितना चाहिए, 1। तो 12 में 1 से भी भाग जाएगा 12 बार में, 12 में 2 से भी भाग जाएगा 6 बार में, 12 में 3 से भी भाग जाएगा 4 बार में। यहाँ देखिए 2 क्रमागत संख्या आ गई। अब इसके आगे आपको यहीं पर स्टॉप हो जाना है पहली बार, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए आप, ये तो इसके 3 गुणनखंड ऐसे तो बन सकते हैं। इन तीनों गुणनखंडों में कोई एक ऐसा गुणनखंड होगा जो दिए गए समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि दो अंकों को जोड़ने या घटाने पर हमेशा x का जो गुणांक आएगा 1 वो आना ही चाहिए, आएगा। यहाँ देखिए, अगर इसको जोड़े तो हो जाएगा 13 और घटाए तो हो जाएगा -11। इसका मतलब ये नहीं होगा। इसको जोड़े तो हो जाएगा 6 2 8 और घटाए तो हो जाएगा -4, यानी कि ये तो नहीं होगा। बचा आपका लास्ट 3 और 4। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो होगा आपका 7 और घटाएंगे 4 में से 3 को तो वो हो जाएगा आपका 1, जो कि ये आपका सही हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6x²। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए ना। 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, ना कि 3 में से 4 को घटाना पड़ेगा। जब हम 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1 आएगा, लेकिन हमें चाहिए +1, इसलिए 4 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें क्या घटाना पड़ेगा, 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा। बाहर है आपका x और यहाँ से -2 = 0। तो यहाँ देखिए 6x² माइनस, अब मैं माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर भी कर रहा हूँ और इस x का भी गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -4x और माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 का गुणा x में होगा, ये हो जाएगा 3x और -2 = 0। अब इन दोनों में आप ऐसा कॉमन लीजिए और इन दोनों में आप ऐसा कॉमन लीजिए ताकि कम से कम एक गुणनखंड समान हो। यहाँ देखिए, इसमें अगर मैं 2x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ से बच जाएगा 3x - 2 और यहाँ से अगर मैं +1 कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 3x - 2 = 0 के बराबर, ठीक है ना। इन दोनों में मैंने एक कॉमन लिया तो भी आपका यही बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 1 और यहाँ से हो जाएगा 3x - 2 = 0। अब आप क्या करना है, तब आपको यहाँ लिखना है तब 2x + 1, एक को आप 0 के, एक गुणनखंड को आप 0 के बराबर बनाइए तो यहाँ से x का एक मान मिल जाएगा, यानी कि द्विघात समीकरण के एक मान मिल जाएंगे। x बराबर मिल जाएगा -1/2, +1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, हो जाएगा -1, 2 गुणा में है, दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि इसके एक हल तो इसके मिल गया -1/2। वह दूसरा आपका गुणनखंड क्या है, 3x - 2 = 0
और यहाँ से आप x इक्वल टू निकल जाएगा 2/3, यानी कि 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +2, 3 आपका x के साथ गुणनखंड में है। जब ये दूसरे साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। इसी प्रकार आप द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 = 0 के 2 हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, ये हल सही है या नहीं है आपको कैसे पता चलेगा? यह x बराबर -1/2 दिए गए समीकरण में रखिए, देखिए क्या इसका मान 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरी बात, x बराबर 2/3 भी इस समीकरण में रखिए, देखिए इस समीकरण का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है इसका मतलब हमने जो मान निकाला है वो मान सत्य है, नहीं आ रहा है इसका मतलब असत्य है। इसी प्रकार आपको इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो मैं इसको भी कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए किस में है, अपरिमेय संख्या के रूप में है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सबका सेम है। हमें सबसे पहले क्या करना है, अचर पद को x² के गुणांक से गुणा करना है। अचर पद क्या है, 2x² का गुणांक है 3, जब 2 में 3 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 6। अब इस 6 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है ताकि ये आए 2√6 आ जाए। चलिए हम इसको करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, फिर हम इसे मिटा देंगे। 3 दूना 6 यानी कि 6 को हम 2 भागों में तोड़ेंगे तो 6 को 1 से भी भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, ठीक है ना। और क्या करना है, तो आप यहाँ देखिए अगर और 2 क्रमागत संख्या आ गए ना, अब इसके आगे आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है। अब यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, 2√6 चाहिए। क्या इसके जोड़ने घटाने से 2√6 आएगा? नहीं आएगा। इसके जोड़ने घटाने से आएगा अपरिमेय संख्या? नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आपको मालूम होगा क्लास 9th में भी आपने चर घातांकीय नियम पढ़े होंगे, उसके हिसाब से भी हम इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए है तो हमारे पास 6, ठीक है ना। 6 को आप अपरिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 6 को क्या आप √6 गुणे √6 ऐसे नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया। जब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2√6 आ जाएगा ना। √6 और √6 दो सेम प्रकार के नंबर्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो आ जाएगा आपका 2√6। तो बस इसी का उपयोग करना है और इसे सॉल्व करना है। चलिए हम इसको करते हैं। तो यह आपका है 3x² और माइनस हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, √6 + √6 जोड़ना पड़ेगा। √6 + √6 बाहर क्या है x और उसके बाद +2 = 0। यहाँ से देखिए 3x², अब मैं माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर कर रहा हूँ और x का गुणा भी √6 के साथ कर रहा हूँ। या मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इस x के साथ का गुणा √6 के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा x√6 + x√6 और +2 = 0। अब मैं माइनस का गुणा इन दोनों के साथ कर दूंगा, तो 3x² माइनस x√6 + x√6 और सॉरी ये प्लस है ना, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और +2 = 0। इन दोनों में देखिए, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन और इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन, दोनों में कुछ एक गुणनखंड कॉमन मिलना चाहिए। इसमें मैं ले रहा हूँ √3x को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से बच जाएगा √3x माइनस √3x, तो ये हो जाएगा आपका 2 बच जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों में अगर मैं माइनस √2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से बच जाएगा √3x और यहाँ से बच जाएगा -√2 = 0। इन दोनों में देखिए ये समान बन गया ना, इसका मतलब √3 और -√2 और एक कोष्टक में हो जाएगा √3x -√2। तो यानी कि दोनों के मान तो समान ही आ गए और ये आपके किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब इसका मान 0 के बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ से आप देखिए √3x -√2 = 0 जब बराबर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3x बराबर √2 या x बराबर हो जाएगा 2/3। इसका मतलब x के दो मान ज्ञात होंगे और दोनों के दोनों मान समान मान होंगे, x बराबर √2/3, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों मान समान होंगे। इस प्रकार आप इसके मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ देखिए अचर पद है 10, x² का गुणांक है 1, यानी कि 10 में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10।
तो 10 को आपको दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि बीच वाली संख्या आ जाए 3। तो 10 को कैसे तोड़ेंगे आप, यहाँ देखिए आपके पास ये है 10 को आप कैसे तोड़ना है, तो 10 का 1 में भाग जाएगा 10 बार में, 2 के भाग जाएगा 5 बार में। अब 2 क्रमागत संख्या आ गई, तो अब इसके बाद से आपको आगे प्रक्रिया नहीं करनी है। फिर आपको क्या करना है, इस 2 और 5, अच्छा एक बात बताइए, हमें लाना है कितना, 3। 1 और 10 से क्या 3 आ सकता है, 1 में 10 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, घटाएंगे 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये मान तो हो नहीं सकता है, बचा आपका सेकेंड वाला मान, इससे से आपका आएगा 3। तो 2 में से अगर 5 को घटाया जाए तो हो जाएगा आपका -3, जोड़ा जाए तो हो जाएगा आपका 7। तो एक काम करते हैं ना, घटाने पर कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर 5 में से 2 घटाएं तो तब आपका +3 आया। हमें क्या चाहिए, +3 चाहिए, भले आगे माइनस दिख रहा हो या उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है सिर्फ +3 पर ध्यान देना है। x का गुणांक क्या है, +3 है, उस पर ध्यान देना है। तो +3 कैसे आएगा, 2 में से 5 घटाने पर या 5 में से 2 घटाने पर, 5 में से 2 घटाने पर 3 आता है, ठीक है ना। बस आपको ये मालूम है तो आप ये इसको कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका x², आगे है आपका माइनस, हमें क्या करना है, 5 में से 2 को घटाना है और ये x - 10 = 0। यहाँ देखिए x² माइनस ये हो जाएगा, अब मैं ब्रैकेट को हटा रहा हूँ और x का गुणा इसके साथ कराऊंगा, तो ये हो जाएगा आपका -5x और ये माइनस बन जाएगा प्लस में 2x और ये -10 = 0। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 5 और इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये हो जाएगा x - 5 = 0। इसका मतलब x + 2 और यहाँ से x - 5 को आप 0 के बराबर कर सकते हैं। तब यदि आप एक बार x + 2 को 0 के बराबर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x = -2 और एक बार आप x - 5 को 0 के बराबर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x = 5। इस प्रकार x² - 3 x - 10 = 0 के 2 हल नहीं लेंगे और 2 हल होंगे -2 और -5, ठीक है, -2 और +5। अच्छा, ये हल सही है या नहीं है, कैसे जांच करेंगे, एक बार क्या कीजिए, इस समीकरण में x = -2 पर रख के इसको चेक कीजिए क्या 0 के बराबर आ रहा है, और एक बार 5 पर रख के चेक कीजिए क्या यह 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो भाई आपके ने जो मान निकाला है वो सही है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, मैं 5 को रख रहा हूँ सबसे पहले, तो हो जाएगा 25, ठीक है ना, और -15 और -10, -25 + 25 -25 0 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार -2 भी रखेंगे तो वो भी आपके 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट। इस प्रकार जो भी आपको समझाना था दो-चर वाले द्विघात समीकरण के बारे में, गुणनखंड करके कैसे किया जाता है वो हमने समझ लिया है। आगे वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस मैं नहीं बताने वाला हूँ। पहली बात क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझाया है। जो मेन होंगे उसी को मैं बताऊंगा, बाकी इसके आगे वाले अगला जो चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.2 के सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, लेकिन आपका यह पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप द्विघात समीकरण के हल याद कर पाएंगे। कैसे, चलिए हमारे साथ देखते हैं। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, हालांकि एक क्वेश्चंस मैं और बता देता हूँ, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसमें द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना है और उसका मूल ज्ञात करना है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा है, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है तो इसके 2 हल होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमें गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के हल को ज्ञात करना होता है तो गुणनखंड द्विघात समीकरण का कैसे करते हैं, अचर पद को हमेशा x² का जो गुणांक होता है उससे गुणा करते हैं, फिर इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ते हैं कि x का इसमें कोफिशिएंट यानी कि गुणांक प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये कि इसमें अचर पद क्या है, 10 है, x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो 10 में जब 1 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 10। अब इस 10 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि x का जो कोफिशिएंट है 3, हमें 3 प्राप्त हो जाए। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, हमें 10 का करना है ना, तो 10 का सबसे पहले 10 को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5 और 2 5 जोड़ेंगे होगा 7, लेकिन हमें चाहिए 3, तो 2 में से 5 घटाएंगे आएगा -3, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर +3, तो 5 में से हमें 2 घटाना पड़ेगा तो आएगा हमारा +3। तो हम इसको अगर करें तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x² - 5 और उसके में से 2 घटाना पड़ेगा ना, और उसके बाद से x - 10 = 0। अगर हम इसको x का गुणा अगर हम ब्रैकेट के अंदर से करें तो ये हो जाएगा 5x - 2x और -10 = 0।
एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस का जो माइनस है उसे मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूँ। ब्रैकेट के अंदर ले जाने के बाद जो संख्या पॉजिटिव होगी वो निगेटिव हो जाएगी और जो संख्या निगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ देखिए प्लस या क्या है 5x पॉजिटिव है ना, अब ये निगेटिव हो जाएगा और इसमें -2x निगेटिव है तो अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास बचा है -10 इक्वल टू 0। अब इन दो संख्याओं में से आपको उभय संख्याओं ऐसी कॉमन लेनी है कि दो में से एक आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाए। इन दोनों में से देखिए x कॉमन है तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ हो जाएगा x - 5 और इसमें +2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ देखिए x - 5 दो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गए तो हमें इसे सिर्फ एक बार लिखनी पड़ेगी। तो x - 5 और यहाँ से x + 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए हमारे पास दो घात वाले द्विघात समीकरण थे, हमने इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया। जब आपके पास गुणनखंड के रूप में द्विघात समीकरण आ जाए तो वहाँ से आपको हल प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए x - 5 x + 2 इन दोनों का गुणनखंड किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो एक को आप यानी कि x - 5 को आप जब 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x = 5 और वह अब x + 2 को जब आप 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x = 2। तो इसके दो हल हो जाएंगे, एक हल होगा 5 और दूसरा हल होगा -2। हमने जो हल निकाला है वो हल उचित में है, वो हल सही है या नहीं है, कैसे प्राप्त करेंगे। इन हलों को द्विघात समीकरण में रखने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। यानी कि जब x = 5 रखेंगे इस द्विघात समीकरण में तो वो 0 के बराबर होगा, x = -2 रखेंगे इस समीकरण में तो वो भी 0 के बराबर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ देखिए अचर पद है 5√2 x² का गुणांक है √2। जब 5√2 में √2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। √2 का गुणा √2 में होगा तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ है 5 यानी कि 5 × 10 हो जाएगा। तो अब हमें इसे 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि हमें x का गुणांक यानी कि 7 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ देखिए 10 को जब दो भागों में तोड़ेंगे तो 2 × 5 कितना होता है 10 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा आपका 7 और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो भी हो जाएगा 7। यानी कि यहाँ से क्रम चेंज भी कर सकते हैं, 2x + 5x भी कर सकते हैं या 5x + 2x भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको करते हैं, ये हो जाएगा प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2x + 5x कर देता हूँ। तो 2x + 5x करेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं बीच वाली संख्या को हटाकर डायरेक्ट अब इसकी जगह पर ये यहाँ से तीसरी वाली लाइन को मैं सीधे लिख रहा हूँ, हालांकि आप समझ गए होंगे। तो 2x 5x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7x और यहाँ से है आपका 5√2 इक्वल टू 0 के बराबर है। इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो है ना, रूट में 2x जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ x और यहाँ से हो जाएगा x तो आपने कॉमन ले लिया और 2 में से √2 कॉमन ले लिया, बचा आपका √2 और प्लस यहाँ देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन है तो है ना 5 कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा x + √2 इक्वल टू 0 के बराबर। अब यहाँ देखिए x + √2 x + √2 दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको सिर्फ हम एक बार लिखते हैं और बचा हुआ एक √2x और ये क्या है +5 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण आपके पास था, गुणनखंड के रूप में हमने इसको ला दिया। जब गुणनखंड के रूप में आ जाए तो समझिए आपका हल प्राप्त होने वाला है। अब आपको क्या करना है कि एक गुणनखंड को 0 के बराबर कीजिए और यहाँ से आपको एक हल मिल जाएगा यानी कि x बराबर हो जाएगा -√2। फिर दूसरे गुणनखंड को आप x 0 के बराबर कीजिए और यहाँ से आपका x का मिल जाएगा मान -5, ये +5 है ना, राइट हैंड साइड में जाएगा -5 हो जाएगा और ये √2x के साथ गुणनफल में है और जब हम इसे दूसरे पक्ष की ओर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा भाग में। यानी कि दो गुणनखंड आपको यहाँ से मिल जाएंगे, x बराबर -√2 और x बराबर -5 भागे √2, ठीक है ना। ये इसके दो मूल निकलेंगे। मूल का मतलब दो हल का मतलब चाहे आप शून्य कीजिए या चाहे आप इसको हल कहिए, दोनों का मान समान होता है। ये आपका है चौथा क्वेश्चन। देखिए कुछ है क्या, कुछ नहीं है, आपको भी ऐसे ही करना है। लेकिन एक बात देखिए, यह आपके द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे हमें बनाना पड़ेगा ना। ये देखिए आपको परिमेय संख्या के फॉर्म में आ गया है और जो हमारा द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है वो होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो हमें सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के मूल के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस 8 से
इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16x² और ये हो जाएगा -8x और +1। अब इस 8 का गुणा जब हम शून्य में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके शून्य के बराबर। ये आपका ये अलग क्वेश्चन है ना। ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में बन गया ना। जब ये फॉर्म में द्विघात समीकरण के फॉर्म में बन जाता है तो हम उसका हल ज्ञात कर लेते हैं। अचर पद का गुणांक x² के गुणांक से कीजिए तो 1 है, 16 से गुणा x² गुणांक 16, 1 में जब 16 से गुणा किया जाएगा होगा आपका 16। अब इस 16 को दो भागों में तोड़ना है और तोड़ना किस प्रकार है ताकि इसमें x का गुणांक 8 मिल जाए। तो 16 को कैसे तोड़ते हैं 4 और 4, 4 चौको 16 और 4 और 4 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, है ना, कमाल की बात। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस हमने 4 और हमने 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8, बाहर है x और यहाँ है +1 = 0, यानी कि 16x² माइनस 4x। अब इस माइनस का मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर ले जाऊँगा तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी और -4x + 1 = 0। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए कोई उभयनिष्ठ नंबर्स मिल रहा है क्या, तो x और x दोनों में कॉमन है तो यहाँ से एक x तो बाहर निकलेगा। यहाँ देखिए 4 है और उसका एक गुणनखंड 16 है तो 4 भी बाहर निकलेगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 4x जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 और x बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा और इसमें से जब -1 बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x और -1 = 0। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया ना, तो इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे और 4x - 1 इसको भी सिर्फ एक ही बार लिखेंगे = 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि जी जो द्विघात समीकरण था और द्विघात समीकरण का जो हमने गुणनखंड निकाला, दो गुणनखंड तो हमें मिले लेकिन दोनों का दोनों गुणनखंड समान है। जब दो गुणनखंड समान है तो उसके हल भी समान होंगे। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 4x - 1 = 0 के बराबर जब हम करेंगे तो यहाँ से निकलेगा x = 1/4। तो इसके एक हल x बराबर 1/4 होगा और दूसरा हल भी इसके x बराबर 1/4 होगा। तो इसके अतः दोनों हल समान होंगे, आप लिख सकते हैं अतः दोनों हल समान होंगे। और समान में होंगे क्या, x बराबर 1/4। तो है ना बहुत ही कमाल की बात, कितना आसानी से हम इसे कर पा रहे हैं। एक में और क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका है पाँचवा है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका है 5वां। देखिए 5वां क्या कर रहा है, यह है आपका 100x² माइनस 20x और +1 = 0 के बराबर है। हमें इसका गुणनखंड करना है और इसके हल को ज्ञात करना है। कितना अच्छा से कर सकता है ना, अचर पद का हमेशा गुणा करना है किसमें, x² का गुणांक में। x² का गुणांक यहाँ पर 100 है। अब इस जब 1 का गुणा 100 में होगा तो आएगा आपका 100 और इस 100 को दो भागों में ऐसे तोड़ना है कि x का गुणांक है। यहाँ देखिए -20 है लेकिन आपको -20 नहीं लाना है, सिर्फ आपको +20 लाना है, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो व्यापक मूल होता है व्यापक मान होता है वो होता है ax² + bx होता है, ना कि -bx होता है। इसलिए आपको यहाँ माइनस देखकर ये मत सोचिए माइनस भी लाना है, नहीं, आप सिर्फ 20 को लाइए और उसके बाद से यह ऑटोमेटिक -20 बन जाएगा। कैसे, यहाँ देखते हैं। 100 को जब हम दो भागों में तोड़ेंगे तो वो करेंगे हम लोग 10 दहा के 100 और 10 को जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है ना। चलिए यहाँ देखिए, ये है आपका 100x² और ये माइनस है तो माइनस लगाइए और 20 को 10x + 10x लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आगे क्या है +1 = 0, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 100x² और माइनस, अब मैं माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर ले जा रहा हूँ। जब हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस बन जाती है, माइनस वाली जो संख्याएं होती है वो प्लस बन जाती है। तो यहाँ देखिए 10x प्लस में ना, अब ये बन जाएगा आपका माइनस में तो -10x और ये प्लस वाली संख्या माइनस में बन जाएगी तो ये हो जाएगा -10x + 1 = 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, देखिए x और यहाँ x² है तो यहाँ x तो कॉमन हो ही जाएगा दोनों में से। और यहाँ देखिए 10 का गुणनखंड ही 100 है तो 10 हम कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 10x जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा आपका 10x - 1 और यहाँ देखिए -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10x और ये प्लस वाली संख्या माइनस बन जाएगी, -1 = 0। अब ये देखिए दोनों में उभयनिष्ठ संख्याएं आ गई तो ये हो जाएगा आपका 10x - 1 और यहाँ से भी होगा 10x - 1 = 0। मिल गए ना, यही वाले केस।
अब इन दोनों का गुणनखंड भी तो समान है, जब गुणनखंड समान है तो इसके हल भी समान होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। जब 10x - 1 बराबर 0, तब यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1 - 1 राइट हैंड साइड में जाएगा +1, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1/10। अतः दोनों के दोनों जो मान होंगे उन मानों का क्या आएगा, x बराबर 1/10 ही उसका आंसर आएगा। इस प्रकार आप इसके क्वेश्चंस को, 2 और बचे हुए हैं वो आपको करना है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। छोड़ के आ रहा हूँ, एक क्वेश्चन को मैंने एग्जाम्पल में ही करा दिया था, और बचा हुआ एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, वो बहुत ही ईजी है, आप उसे कर पाएंगे। चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 के और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा है, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें कहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हालांकि उदाहरण 1 में दी गई सभी समस्याओं को हमने हल कर लिया था। क्वेश्चन 3 में दिया गया है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करना है जिसका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। क्या हम इसको ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 2 चर वाले रेखीय समीकरण की सहायता से हमें इसके ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि जो 2 संख्याएं हैं वो x और y हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्नानुसार करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तब प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा है, 2 संख्याओं का योगफल 27 है, ठीक है ना। यानी कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और इन दोनों का योगफल कितना है, 27 है। मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ। फिर आपसे कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो पहली संख्या तो x है और दूसरी संख्या तो हमारा y है, और दोनों का गुणनफल कर दिए, वो है आपका 182। मैं इसको समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ। बस समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको x और y के मान को ज्ञात करना है। हम इसे कितनी विधियों से सॉल्व कर सकते हैं, अब बताइए। जब हमने 2 चर वाले रेखीय समीकरण को पढ़ना शुरू किया था तो उसे सॉल्व करने की हमने 5 विधियां या 4 विधियों के बारे में अध्ययन किया था। ग्राफीय विधि से हम इसको हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। आप जिसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करता हूँ, ताकि वो काफ़ी अच्छा रहता है। उसमें करना क्या होता है, बस x और y दोनों में से किसी एक का मान निकाल लीजिए, दूसरे समीकरण में पुट कर दीजिए, दोनों का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर इस समीकरण में मैं x का मान यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो ये हो जाएगा 182/y, ठीक है ना। और इसको मैं समीकरण नंबर 1 में भी रख सकता हूँ। तो समीकरण 2 से आप ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण ये 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, 182/y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 182/y और प्लस y इक्वल टू कितना है, 27। या आप यहाँ से कर सकते हैं 182 प्लस ये y² और इक्वल टू हो जाएगा y का जब गुणा 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 27y। या आप लिख सकते हैं y² माइनस 27y और प्लस 182 बराबर 0। 2 चर वाले देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसके कथन को ला दिया है। अब इसे आपको सॉल्व करना है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अचर पद का गुणांक, अचर पद जो भी है उसको गुणा करना है y² के गुणांक से। y² का गुणांक यहाँ पर 1 है, यानी कि 182 को जब 1 में गुणा करेंगे आएगा आपका 182। 182 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि जो y का गुणांक है, बीच वाला y का गुणांक कितना है, 27, हमें 27 लाना है। यानी कि 182 को 2 भागों में तोड़ना है और जोड़ने या घटाने पर हमें कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अब इसे आप कैसे करेंगे, बस गुणनखंड विधि जो है इससे आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ तो मुझे नहीं मालूम है इसको कितना बार में ये भाग जाएगा।
तो 8 1 9 2 11, इसका मतलब 2 3 और 5। चलिए हम इसको करके देखते हैं। मैं कहाँ पर कर दूँ, यहीं पर कर रहा हूँ। 182 है, तो सबसे पहले आपको गुणनखंड के रूप में इसे तोड़ना पड़ेगा ताकि पता चले किन दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 27 आएगा। तो 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। यह देखिए 7 से कटेगा 13 बार में और ये 13 से कटेगा 1 बार में। यानी कि अब इन तीनों संख्याओं में से हमें दो संख्याओं को बनाकर कितना करना है, 27 करना है। 7 दूना 14 और 13 को जोड़ेंगे कितना होगा, 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 14 गुणा 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182। बस आ गया आंसर। आपको इसी का प्रयोग करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस कितना कितना जोड़ने पर हुआ है, 14 और 13 जोड़ने पर हुआ है, ठीक है ना। तो 14y प्लस 13y और प्लस 182 बराबर 0। अब मैं माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो ये आपका बन जाएगा माइनस और ये भी आपका बन जाएगा माइनस, ठीक है ना। हो जाएगा -14y माइनस 13y प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इनमें से मैं y को कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा y माइनस 14 और इनमें से -13 का कॉमन लूँगा, ये हो जाएगा y माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो ये हो जाएगा y माइनस 14 और एक हो जाएगा y माइनस 13 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप y माइनस 14 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से एक मान y का हो जाएगा 14 और जब y माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे तो y का एक हल हो जाएगा 13। इस प्रकार y के दो हल आएंगे 14 और 13। ये मान सत्य है या असत्य है कैसे पता चलेगा, 14 पहले वाले समीकरण जो भी आया है आपका 13 और 14 को समीकरण नंबर 1 में रखिए, देखिए क्या 27 हो रहा है, हाँ हो रहा है। 14 और 13 का गुणा कीजिए, देखिए क्या 182 हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका मतलब जो हमने मान ज्ञात किया है वो मान उचित और सही है, ठीक है ना। ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा था। चौथा देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, मेरे पास बुक्स है, मैं बुक्स से पढ़ लेता हूँ। इसमें दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं है, वही है कथन के रूप में है, हम इसे तो कर देते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि धनात्मक क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं। क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्रमागत का मतलब क्रम से संख्याएं हो, जैसे 1 हो, उसके बाद से 2 हो, उसके बाद से 3 हो, उसके बाद से 4 हो। ऐसा कभी नहीं होगा 1 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद से 9। नहीं, क्रमागत क्या है, मतलब क्रम से होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना दो क्रमागत संख्याएं, अच्छा एक क्रमागत के बाद से जब दूसरी क्रमागत आएगी तो उसके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होगा, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या से 1 ज़्यादा होगी। जैसे 1 के बाद 2 होता है ना, तो 2 1 से 1 ज़्यादा है। 2 के बाद से 3 होता है तो 3 2 से 1 ज़्यादा है। 3 के बाद से 4 होता है तो 4 3 से 1 ज़्यादा है। तो उसी प्रकार हमें क्रमागत संख्याएं माननी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना दो क्रमागत संख्याएं एक संख्या को मैं x मानता हूँ तथा दूसरे संख्या को मैं x प्लस 1 मानता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से 1 ज़्यादा है ना, यह x है तो यह x प्लस 1 है। तब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कहा है वैसे मैं ही कर देता हूँ। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि दो क्रमागत कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो पहले संख्या का वर्ग का योग कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और दूसरे संख्या के वर्ग कितना होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर। और दोनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि योग कर दे रहा हूँ धन, और ये हो जाएगा आपका 365 के बराबर, ठीक है ना। बस इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यह हो जाएगा बीच में प्लस है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या प्लस 2x और प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा और ये हो जाएगा 365। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x। मैं 365 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये माइनस 365 होगा, लेकिन आगे यहाँ पर प्लस 1 है तो माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 2 और ये 364 है, यानी कि इसमें भी 2 से भाग जा सकता है, इसमें भी ओवरनेस्ट 2 है और इसमें भी 2 से भाग चला जाता है। तो तीनों संख्याओं में मैं 2 को कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 को मैं जब राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये 0/2 हो जाएगा, ऐसे 0/2 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का अगर ऊपर 0 है, किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर हमेशा जो मान आता है वो आपका 0 ही आता है। ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। कुछ याद आ रहा है? यहाँ देखिए वाई स्क्वायर नहीं, ये तो अलग है, ये अलग है। अब 182 को हमें क्या करना है, यह द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है। जब द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम है। इसमें जो अचर पद है, अचर पद का हमेशा गुणा करना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 182 को जब 1 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 182। फिर 182 को आपको 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि x का गुणांक आ जाए यानी कि 1 आ जाए। तो 182 को कैसे तोड़ेंगे, हमने जब 182 का गुणनखंड किया तो आया 2 × 7 × 13 यानी कि 7 × 14, और जब 14 में से 13 को घटाएंगे तो आएगा आपका 1। ठीक है ना, बस वही आपको करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर में से जब हमने 14x में से 13x को घटाएंगे तभी तो आएगा प्लस x और माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए x कॉमन है प्लस 14 और इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन है, यह हो जाएगा x प्लस 14। ठीक है ना, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है बाहर और 13 भी लिया है तो 13 तो यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा x और माइनस तो हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस और ये 14 बार में भाग जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 14। तो x प्लस 14 दोनों में उभयनिष्ठ है तो x प्लस 14 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। जब आप x प्लस 14 को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों में आपने देखा कि x प्लस 14 दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है और इसमें x माइनस 13। जब x प्लस 14 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 14। ये आपके इसके एक हल होंगे। जब x माइनस 13 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13, इसका दूसरा हल होगा। इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नंबर आपका ये 5वां क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि मतलब इस पूरे प्रश्नावली में यह एक प्रश्न ही ऐसा है जो सबसे आसान है। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और उसकी जो कर्ण की लंबाई है वो आपका 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य 2 भुजाएं यानी कि उसकी लंबाई और उसकी आधार, ये 2 भुजाएं का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही आसान होगा। दूसरी बात, जब हम इसे करने के बाद एक और ट्रिक है उसे मैं बता दूंगा। तो आप किसी भी समकोण त्रिभुज की एक भुजा को देखकर बता सकते हैं कि उसकी 2 अन्य भुजाएं क्या होंगी। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज में कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी जो 2 भुजाएं होती है एक दूसरे के लंबवत होती हैं। यहाँ देखिए एक इसमें भुजा है ऊंचाई, यह इसके आधार के लंबवत है। इसका मतलब जो बी है वो आपका समकोण त्रिभुज है। बी 90 डिग्री का कोण होता है। बी के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी कि जो एसी भुजा होगी वह क्या होगी, कर्ण होगी। क्लास आधार को x सेंटीमीटर मांगने, तब इसकी जो लंबाई यानी कि जो हाइट ए बी होगी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाइट है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और इसमें कर्ण की लंबाई दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यदि BC की लंबाई x सेंटीमीटर मानते हैं तो इसकी हाइट यानी कि AB की लंबाई हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण की लंबाई दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। उस स्थिति में हमें AB और BC का मान ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज हो तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उसकी हाइट यानी कि उसकी लंब और आधार के वर्गों का योगफल उसकी कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि यह आपका समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपका x माइनस 7 और का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 13 के वर्ग यानी कि 169 के बराबर। ठीक है ना। तो हमें सब ये लिखना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना आधार समकोण त्रिभुज की आधार x सेंटीमीटर, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। ये दिया हुआ है कि उसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कर्ण ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ए बी का मान कितना होगा आपका x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है x स्क्वायर इक्वल टू कर्ण की लंबाई कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर। जब हम इसको बराबर करेंगे तो ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab यानी कि यह हो जाएगा 14x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 7 49 और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 3 169। ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। तो यहाँ से आप उठाकर इसको पुट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस 14x और यहाँ देखिए क्या है प्लस 49 है ना। जब 169 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो ये होगा प्लस 49 और माइनस 169 इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये हो जाएगा माइनस 0 और 16 में से 4 जाओ 12 120 बराबर 0। देखिए यहाँ इन सब में 2 कॉमन है तो मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ और 2 को मैं भेज देता हूँ राइट हैंड साइड में, तो वो हो जाएगा 0। जब इसमें से 2 को कॉमन लिया जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से लेंगे तो हो जाएगा 7x और इसमें से जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये 2 घात समीकरण के रूप में आ गया तो हमें इसे गुणनखंड के रूप में करना होगा। जब गुणनखंड के रूप में करना होगा तो करने की प्रोसेस क्या है, वही अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा कीजिए। तो अचर पद क्या है आपका 60 में एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 से गुणा करेंगे तो होगा 60। फिर 60 को 2 भागों में तोड़िए और इनको जोड़ने और घटाने से एक्स का जो गुणनफल है यानी कि 7 है वो आना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपके पास कितना है 60 को जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और फिर जब 2 से भाग देंगे होगा आपका 15, 3 से भाग देंगे ये होगा 5 और ये आपका 5 से भाग देंगे ये होगा आपका 1। यहाँ देखिए 5 3 15 और 2 दूना 4, 15 में से 4 जाए बच्चा आपका 11, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में से 5 जाओ कितना होगा 7। ठीक है ना। तो हम इसका उपयोग करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से क्या जाना चाहिए, यहाँ देखिए अगर 12 में से 5 जाएगा तो वो आपका होगा 7 तो होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, बाहर है x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x। मैं माइनस को कोष्टक के अंदर ले जाऊँगा तो जो संख्या पॉजिटिव में होती है वो संख्या निगेटिव में बन जाती है और जो संख्या निगेटिव में होती है वो संख्या पॉजिटिव में बन जाती है। तो ये हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x को मैं बाहर ले लूँगा, ये हो जाएगा x माइनस 12 और इसमें से जब मैं 5 को कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोनों में ओवेनिस्ट है, इसको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए जब x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 12 और इसमें जब हम x प्लस 5 को 0 के बराबर करें, यहाँ लिख लीजिएगा जब x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12, जब x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस 5। अब आप बताइए इन दोनों में से कोई एक मान तो हमें 2 मान तो प्राप्त हो गए हैं, हालांकि यह द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान प्राप्त हो गए हैं, लेकिन हम इसमें से कौन सा मान लेंगे, क्योंकि हमें इसमें से सिर्फ एक मान लेना है। कैसे एक मान लेना है, यहाँ देखिए x और x माइनस 7, कोई भी एक मान लेने पर हम दूसरे मान को 7 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम 12 लें या माइनस 5 लें, यहाँ देखिए जो आधार है आधार हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या इसकी लंबाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इस कंडीशन में माइनस 5 सेंटीमीटर होगा क्या, नहीं, लंबाई कभी जब ऋणात्मक नहीं होती है तो हम माइनस 5 सेंटीमीटर नहीं ले सकते। इस कंडीशन में हम लेंगे x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यह आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है कि संपूर्ण त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है और इसको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आधार कितना होगा, आधार को हमने क्या माना है, आधार x इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या होगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 12 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर।
यानी कि इसकी आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब एक बात और देख लीजिए, कुछ एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब है एक ट्रिपलेट बनता है। जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो एक ट्रिपलेट बनेगा, और वो ट्रिपलेट क्या होंगे, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का, यहाँ देखिए, हालांकि ये आपको फेयर में कर लेना है, मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ बनाता हूँ, ठीक है ना। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कण की लंबाई होती है वो सबसे मैक्सिमम और सबसे अधिक लंबाई कण की ही होती है। अगर कण की लंबाई यहाँ पर दे दिया जाए 12 दे दिया जाए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो आपका ये आधार होगा और जो कण होगा, दोनों में से कोई भी एक 5 होगा और एक 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। इस कंडीशन में अगर समकोण त्रिभुज की बात किया जाए तो समकोण त्रिभुज में से अगर कोई भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर दे दिया जाए तो कण की लंबाई तो 5 सेंटीमीटर देगा नहीं, आधार या लंब का मान 5 सेंटीमीटर देगा। तो कण की मान 13 सेंटीमीटर हो जाएगा और लंब की मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और बनता है आपका इसी का अगर हम डबल कर दे तो ये हो जाएगा, अगर 10 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 26। यदि कण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो उसमें से आधार और लंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर में से कोई हो सकता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा। और भी ट्रिपलेट बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक और बनता है, वो कुछ ऐसा है, 7, 24 और 25 का भी बनता है। यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 24 सेंटीमीटर दे दे, ठीक है ना, तो आप इसका प्रयोग करके उसकी कण की लंबाई 25 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं और उसकी लंब की लंबाई 7 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बचा हुआ है एक आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि उसे आपको अपनी मर्जी से करना चाहिए, तो मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, उसे आपको खुद करना है। बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा सोचेंगे तो वो आपका हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ कि सभी क्वेश्चंस को करा देने से आप सिर्फ क्वेश्चन करके ही रह जाएंगे, अपने बलबूते से प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कुछ आने वाला नहीं है। तो अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा माइंड घुमाने वाला है, लेकिन आप उसको अपने प्रयास से कीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो मैं तो हूँ, मैं तो आपको बता दूंगा, बहुत ही आसानी से बता दूंगा, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली पर, वो है द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो पूर्ण वर्ग द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। लेकिन पिछली वाली जो आपको कॉन्सेप्ट है वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर के सभी प्रश्न पूर्ण होने चाहिए, तभी वो आपको अच्छे से फायदा करेगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।